Hello friends, I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. Today's topic is very important. हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम एडवाइस करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। उसमें जैसा कि पहले कुछ वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी को हम लोग पहले 3 ट्राइमेस्टर में, जो कि 3 मंथ्स का होता है, डिवाइड करते हैं और फिर ट्राइमेस्टर में हम लोग वीक में डिसाइड करते हैं, वीक्स में कि इतने वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई। जैसे 13 वीक्स तक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 वीक्स टू 29 वीक्स होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, 29 टू टिल डेट ऑफ द डिलीवरी थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कहते हैं। पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है क्या, क्यों करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हम देखते हैं और उसका लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी पे और उसके आउटकम पे क्या इफ़ेक्ट है, या सोशली इकोनॉमिकली पेरेंट्स पे क्या इफ़ेक्ट है, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग एक तो रूटीनली सारे पेशेंट्स में कराते हैं। पहले था एज रिलेटेड फैक्टर, जैसे एज होता है तो मदर में, उसके ओवरी में इस तरह से एग में चेंजेज होते हैं कि क्रोमोज़ोम जानते हैं, जो आनुवांशिक हमारा डिस्क्रिप्शन बताता है, आनुवांशिक कैरेक्टरिस्टिक बताता है जो पेरेंट्स से आता है। तो क्रोमोज़ोमल एनोमैलीज होती है। क्रोमोज़ोमल एनोमैलीज जो कि लॉन्ग टर्म में क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन कराता है, हार्ट का प्रॉब्लम कराता है, एनोमैली कराता है। ठीक है, पेशेंट में बहुत सारा, बच्चे में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, मेंटल रिटार्डेशन तो होता ही है। तो जो कॉमन नेम होता है जानते ही हैं, डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी 21, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी 18, पटाउ सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी 13 और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जो कि बहुत कॉमन होने लगा है। ठीक है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, रेडिएशन हैज़ार्ड होता है, मेडिसिन्स होते हैं, तो इन चीज़ों का इंसिडेंस होता है। लेकिन अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने बता दिया है कि आनुवांशिक प्रॉब्लम आजकल बच्चों में बढ़ने लगा है, जो कि लॉन्ग टर्म उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी, कई डिफेक्ट्स, जेनेटिक प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, सर्वाइवल नहीं होता है, कुछ में सर्वाइवल होता है, तो लॉन्ग टर्म मेंटल रिटार्डेशन होता है, मल्टीपल सिस्टेमिक डिसऑर्डर और स्केलेटल डिफॉर्मिटी होती है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी सोशली और इकोनॉमिक उन पे खर्च भी ऑफ कोर्स होता है, ट्रीटमेंट में, उनके देखने में, हाउस होल्ड घर में या फिर बाहर फर्दर लाइफ के लिए भी, तो सोशल इकोनॉमिक बर्डन भी होता है। और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उनका बच्चा लॉन्ग टर्म इस तरह से सफ़र करे। ठीक है, तो इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम का पर्पस ये होता है कि आप टाइमली उसको पता कर सकते हैं और उसका इंटरवेंशन कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको सिक्वली उसका बहुत ही बुरा है, जो बेबी के लाइफ को बैडली अफेक्ट करेगा, तो उसके पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तक का भी डिसीजन लिया जाता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है क्या, इसमें एज स्पेसिफिक करते हैं 11 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ता 6 दिन तक, 11 वीक्स टू 13 वीक्स 6 डेज तक की रेंज होती है। उसमें डबल मार्कर करते हैं और उसको एक अल्ट्रासाउंड फॉर न्यूकल थिकनेस एंड नेजल बोन, जिसको लेवल 1 अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, दोनों को कंबाइन करके कंबाइन टेस्ट होता है। दोनों का टाइम फ्रेम करने का सेम ही होता है। और अर्ली टाइम जो है 11 वीक्स टू 13 + 6 वीक्स, उस टाइम में हम डिसीज़न ले सकते हैं, जो कि मदर के लिए, इवन टर्मिनेशन भी अगर प्लान करें तो मदर के लिए सेफ होता है। ठीक है, तो ये पहले था कि सर्टेन एज, जिनका 30 ईयर्स से ऊपर एज है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं, एल्डरली मदर हैं, उनमें ये कराया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली देखा गया कि इवन 19 ईयर्स के बाद जो प्रेगनेंसी
या 21 ईयर्स में भी प्रेगनेंसी हो रही है, 20s में भी प्रेगनेंसी हो रही है, उसमें भी ये आनुवंशिक बीमारी डाउन सिंड्रोम, स्पेशली डाउन सिंड्रोम की बात करूँ क्योंकि डाउन सिंड्रोम बहुत वेल वर्स्ड है, लोग बहुत जानते हैं उसके बारे में। तो उसका सिंड्रोम देखा गया कि ये 20s में भी हो रहा है। तो अब क्या हो गया कि रूटीनली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग ऑल पेशेंट्स में कराते हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स मैं ये बता दूं आपको, जब हम प्लान लिखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट आती है कि 4 वीक्स 8 वीक्स में या 7 वीक्स में आए, तो हम प्लान में लिखते हैं कि डबल मार्कर टू बी डन बिटवीन 11 to 13 + 6 वीक्स एंड अल्ट्रासाउंड फॉर न्यूकल थिकनेस एंड नेजल बोन और लेवल 1 अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टेटिक्स। ठीक है ना, ये 11 to 13 वीक्स 6 डेज में करना है। तो वो बोलती हैं कि मैडम हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ कोई इस तरह से आनुवंशिक बीमारी का हिस्ट्री नहीं है, मेरा पहला बच्चा सेफ़ है, दूसरा बच्चा सेफ़ है, जिनकी तीसरी प्रेगनेंसी, मैं क्यों कराऊँ। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये रूटीन है, इसको रूटीनली हम सारे प्रेगनेंसीज में कराते ही कराते हैं और ये रिकमेंडेशन भी है और कराना भी चाहिए। अब डबल मार्कर में हम लोग क्या देखते हैं, डबल मार्कर जैसा कि नाम है, ये ब्लड टेस्ट है, सिंपल टेस्ट। पहले प्रिपरेशन क्या होता है, कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपका वो टाइम फ्रेम होना चाहिए 11 to 13 6 वीक्स में प्रेगनेंसी होनी चाहिए आपकी, और सिंपल एक सिंगल ब्लड टेस्ट देना होता है। वो ब्लड टेस्ट दे देते हैं और उसके पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वही लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कहते हैं जिसको NT-NNB के लिए। उस अल्ट्रासाउंड का पैरामीटर्स को वो कोरिलेट करके फिर डबल मार्कर को कोरिलेट करते हैं और फिर फाइनल कंबाइंड टेस्ट वाला रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। उसमें वो बताया जाता है डिफरेंट कैटेगरी में, जो मैं अभी आ रही हूँ। तो डबल मार्कर में सिंगल ब्लड सैंपल लेते हैं, लैब में क्या करते हैं वो 2 चीज़ें देखते हैं, फ्री बीटा एससीजी देखते हैं। बीटा एससीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एक हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से निकलता है। ठीक है, इसका जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है तो ये मार्क करता है कि इसको बेबी को डाउन सिंड्रोम के रिस्क है, या ट्राइसोमीज 21 18 मतलब 21 18 13 क्रोमोसोम में डिफेक्ट के चांसेस हैं। और दूसरा जो पैरामीटर है वो PAPA होता है, PAPPA यानी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ठीक है, इसका लेवल लो होता है, अगर सर्टेन लेवल होता है कि इस पर इतना लेवल होना चाहिए, उससे लो होता है तो ये दोनों चीज़, वो लो और बीटा एससीजी फ्री, बीटा एससीजी हाई, ये दोनों होते हैं तो 95% केसेस में मोटा मोटी होता है कि इसको डाउन सिंड्रोम का रिस्क है। लेकिन ये बताने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिस्क है ही, इसको फर्दर कंफर्म किया जाता है सब्सिक्वेंटली, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेज, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कोरियोनिक विलस सैंपल, डायरेक्ट फीटल सेल्स निकालते हैं जहाँ से बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ से कुछ टिश्यू निकाल लेते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, आगे चल के अगर एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ का पानी होता है, जिस सैक में, थैली में होता है, उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं, उसके चारों तरफ का पानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो निकालते हैं। उसमें कुछ बच्चे का सेल्स निकलता है, माउथ से सेल्स निकलता है, GI ट्रैक्ट से सेल्स निकलते हैं, तो वो सेल्स को फिर उस एमनियोसिंथेसिस करते हैं। इट्स वेरी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट करते हैं, वेरी कम्बरसम और स्लाइट रिस्क भी होता है मिसकैरेज का, इनके साथ वो एक्सप्लेन किया जाता है पेशेंट को, बट वही बेनिफिट और रिस्क असेस करना पड़ता है उसका रेशियो। तो वो सारा एक्सप्लेनेशन करके, सारा प्रोसीजर करके आपको पहले इन्फॉर्म करके एक प्रोटोकॉल के तहत एमनियो फ्लूइड निकाल के उसमें डायरेक्ट बेबी का सेल देखते हैं। अगर डायरेक्ट बेबी के सेल में एनालिसिस में आता है कि नहीं क्रोमोसोम बेबी के ठीक है, इसका मतलब ठीक है, यानी ये स्क्रीनिंग टेस्ट है,
समझ गए? डबल मार्कर ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। फॉर कंफर्मेशन अनदर यू हैव टू अंडरगो अनदर टेस्ट, ठीक है? कोरियोनिक विलस सैंपल CVS कहते हैं जिसको, एम्नियोसिंटेसिस होता है। एडवांस में जब नहीं कॉर्डोसिंटेसिस भी होता है, बट वो रेयरली, ये दिस ऑल आर डन बाय एक्सपर्ट्स। दोज एक्सपर्ट्स आर बेसिकली दे आर ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, बट दे गेट स्पेशलाइज्ड फेलोशिप एंड दोज आर बीइंग एंटाइटल्ड एज फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, ये करते हैं। तो डबल मार्कर ये हुआ इसमें। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस हैं 5%। 5% ऐसे केसेस में भी ये बताता है, अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन होता है लो रिस्क एंड हाई रिस्क। वो कट ऑफ, सर्टेन कट ऑफ होते हैं 1:250 कि 250 से ऊपर अगर ये रेशियो आया है तो ये लो रिस्क में होगा। उससे कम रेशियो 1:250 रेशियो से कम आया है तो ये हाई रिस्क होता है। लेकिन ये हाई रिस्क कैटेगरी वाले जो हो गए, ठीक है, या स्क्रीन पॉजिटिव वाले हो गए, उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव के 5% चांसेस ऐसे हैं कि उसको डाउन सिंड्रोम नहीं है, किसी तरह का जो पहले मैंने बताया जेनेटिक इश्यूज नहीं है बेबी में, फिर भी वो पॉजिटिव शो करता है। अनदर उस केस में भी कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट हमने बताया वो कराते हैं। और दूसरा स्क्रीनिंग का जो पार्ट है हमने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग का, वो है अल्ट्रासाउंड। सिंपल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें एब्डोमेन से भी कर सकते हैं, कई बार कंफर्म करने के लिए TVS से भी करते हैं। उसमें बेबी का सर्टेन पोजीशन, एक यूनिक पोजीशन होता है कि बेबी ऐसे सजाइटल मतलब साइड उस व्यू होना चाहिए, बेबी का नेक बहुत फ्लेक्स्ड नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए बहुत। तो उसके नीचे नेक के पीछे एक थिकनेस होती है, स्किन और उसके सॉफ्ट टिश्यू के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूकल थिकनेस। तो उसका सर्टेन न्यूकल थिकनेस का ये पैरामीटर होता है कि इतना से अगर ज़्यादा हुआ तो ये बेबी स्क्रीन पॉजिटिव, ही और शी में बी कंसिडर्ड एज स्क्रीन पॉजिटिव फॉर दिस डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और नेजल बोन देखते हैं कि नेजल बोन का भी होता है पैरामीटर्स है कि नेजल बोन देखना चाहिए, नहीं दिखता है तो दिस इज ऑल्सो अ पैरामीटर फॉर स्क्रीन पॉजिटिव, यानी कि उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए हम लोग पेशेंट को काउंसिल करते हैं। तो आज हमने जाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के बारे में। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि पेशेंट का बहुत सारा क्वेश्चन होता है एंटीनेटल वुड बी मदर का कि मैं क्यों कराऊं ये टेस्ट, हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री नहीं है मेंटल रिटार्डेशन का या जेनेटिक प्रॉब्लम का। तो ये इस क्वेरी को क्लियर करने के लिए मुझे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगा। सो अगर आपकी डॉक्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 13 वीक्स के अंदर में एडवाइस करते हैं तो don't question for that, it's for you and for your baby and for further baby's future as well। और दूसरी चीज़ की अगर नहीं कोई आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आपके जस्ट इस, तो दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली, ठीक है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग कराना ही होता है और जहाँ भी जिस हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वहाँ ज़रूर आपको एडवाइस किया जाएगा। सो आज के इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के साथ की जानकारी के साथ एक बार फिर से विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।